Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 1 of the chapter 35, which is magnetic field due to a current, of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma. In this part, that is part 1 of this chapter, that is chapter 35, I am going to solve the problems of the book Concepts of Physics from question number 1 to question number 7. Before starting question number 1 of the chapter 35, I have to say that some chapters like Gauss's law, capacitors are yet to be done, yet to be solved. Their problems are yet to be solved. I will solve the problems of those chapters after some time. Now, starting question number 1 of chapter 35, magnetic field due to current. The problem is using the formula magnetic Lorentz force F is equal to Q V cross B and B equals to mu naught I upon 2 pi r. This is a formula for magnetic field due to a infinitely long current carrying conductor, so that the SI unit of magnetic field B and the permeability constant mu naught may be written as Newton per ampere and Newton per ampere square respectively. दो फार्मूला दिया हुआ है मैग्नेटिज्म का. एक तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज विच इज गिवन बाई एफ क्यू भी क्रॉस बी, और इसको भी क्रॉस बी है. देयर इज भी क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा. भी क्रॉस बी कैन बी क्यू वी बी साइन थीटा. तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा एफ एम, उसके लिए थीटा 90 होगा. जब चार्ज मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम जो लॉरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया एफ एम इक्वल्स टू, ये आपका वेक्टर फॉर्म में था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्यू, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी. तो एफ एम इक्वल टू क्यू भी बी मैक्सिमम फोर्स. उस सिचुएशन में थीटा 90 वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, तो साइन 91. तो मैक्सिमम फोर्स ये हुआ ये क्यू भी बी. क्यू इज द चार्ज, भी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, भी इज द मैग्नेटिक फील्ड. देयरफॉर बी इक्वल्स टू एफ एम अपॉन एफ एम इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू इंटू भी. और इसके यूनिट को मैग्नेटिक फील्ड बी के यूनिट को हमको लाना है न्यूटन पर एम्पियर मीटर. तो फोर्स का यूनिट तो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है. चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम. क्यू कैन बी रिटन एज करंट इंटू टाइम एफ एम आई इंटू टी इंटू वी. चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम. अब इसका यूनिट आप लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन के लिए एन देंगे. करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और टाइम का सेकेंड एम्पियर इंटू सेकेंड, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी स्पीड का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. सेकेंड टू द पावर प्लस 1 है, यहाँ -1 है, कैंसिल हो गया. दैट इज दिस इज द डिजायर रिजल्ट, न्यूटन पर एम्पियर मीटर. न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दिस इज आंसर ऑफ the SI unit of magnetic field B. SI unit of magnetic field, we can write it as SI unit of B means magnetic field. B is the symbol of magnetic field. Magnetic field. ये इसका आंसर हो गया, इसका पहले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड का. अब सेकेंड रिलेशन इज गिवन B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. और यह जो फार्मूला है यह एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है, और उससे उस करंट से उस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग current carrying wire is B equal to mu naught I upon 2 pi r, और mu naught is called permeability constant or permeability of free space or vacuum. So we can write down
the write down the SI unit of permeability constant mu naught using this formula. The formula is P is equal to mu naught I upon 2 pi r. यहाँ से म्यू नॉट इस फार्मूला से मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला है, तो म्यू नॉट एलिमिनेट कर देंगे. आई करंट है, आर डिस्टेंस है थिन स्ट्रेट वायर से. देयरफॉर म्यू नॉट इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर अपॉन म्यू नॉट इक्वल बी अपॉन आई. और मैग्नेटिक फील्ड बी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वह टेस्ला होता है, और नहीं तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर. न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं. 2 पाई का नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा. आर डिस्टेंस है, उसका मीटर होगा, और करंट का एम्पियर होगा. अब मीटर से मीटर कट गया, कैंसिल हो गया. देयरफॉर वी हैव न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर, दैट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. दिस इज SI unit of, this is SI unit of permeability constant. Therefore SI unit of mu 0 permeability constant is Newton per ampere meter square, Newton upon ampere square. दिस इज द आंसर. ये आपको शो करना था, तो शो हो गया कि परमिबिलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट का यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 2, which is a current of 10 ampere is established in a long wire along the positive z-axis. Find the magnetic field B vector at the point 1 meter 0 0. 1 meter means x coordinate is 1 meter, y coordinate is 0, z coordinate is 0. That is, that point will lie along the x-axis, in which x coordinate is 1 meter. और करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन के लॉन्ग वायर से जेड एक्सिस के लॉन्ग. और जो पॉइंट है 1 मीटर 0 0, क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. पहले तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं. 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग तो है, लेकिन तीसरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तीसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के होगा, जो कि दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया. अपवर्ड डायरेक्शन में हम जेड एक्सिस मानते हैं, और दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये दैट इज प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर या बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस होगा, जिसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है वाई. और करंट जो है इसके लॉन्ग, जो कंडक्टर है वह जेड एक्सिस के लॉन्ग है. कंडक्टर है जेड एक्सिस के लॉन्ग, इधर जेड एक्सिस है, इसी के लॉन्ग कंडक्टर है, एस्टेब्लिश इन ए लॉन्ग वायर अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो कंडक्टर को भी रखा गया है जेड एक्सिस के लॉन्ग. कंडक्टर जो है इसी जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंडक्टर रखा गया है, और इसमें करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है. तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट 1 मीटर. ये कंडक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग ही रखा गया है. इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस के लॉन्ग ही रखा गया है. उससे करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है. तो इससे कितने डिस्टेंस पर जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, हमने थोड़ा बगल में बनाया है, नहीं तो यहाँ भी बना सकते हैं. इसके लॉन्ग जेड एक्सिस के लॉन्ग कंडक्टर, इससे आई इक्वल टू 10 एम्पियर हो गया. जेड एक्सिस के लॉन्ग ही, तो बगल में देने की ज़रूरत नहीं है, इसी के लॉन्ग मान लिया. कंडक्टर को जेड के एक्सिस से कोइंसाइड कराते हुए रखा गया है. अब यहाँ जो पॉइंट है 1 मीटर, यहाँ पॉइंट है 1 मीटर 0 0. इस पॉइंट P है यहाँ, जो कि इस वायर से, इस कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर होगा, 1 मीटर पर है. और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 होता ही है, तो इसी डिस्टेंस पर निकालना है. यही आपका डिस्टेंस हो गया x इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस x इक्वल टू हो गया r इक्वल टू 1 मीटर. तो r यहाँ पर x है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है. यूजिंग द फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग
करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज गिवन बाई बी इक्वल्स टू इन्फिनाइटली लॉन्ग कोई वायर है पतला लंबा और उससे अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उससे एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वह पॉइंट पी है। कंडक्टर को जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, वायर को इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर को जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और यहाँ पर r की जगह x, चूँकि x कोऑर्डिनेट ही है, जो पॉइंट है वहाँ उसका लोकेशन है, पोजीशन है 1 मीटर, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, तो x एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट तो 0 होता ही है। तो यहाँ पर 2x कर देंगे केवल, r की जगह x, चूँकि x कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस। म्यू नॉट का वैल्यू परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और परमिबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और टेस्ला पर एम्पियर मीटर, और करंट इज 10 एम्पियर, और फार्मूला जो है 2 पाई r, नीचे पाई भी होता है तो यहाँ 2 पाई x, r इज रिप्लेस्ड बाई x, r इज रिप्लेस्ड बाई x because there is only x coordinate along x axis, that is the position of the point, position coordinates of the points are 1 meter 0 0, this 2 pi x is 1 meter, x की जगह 1 कर दिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 2 से कैंसिल होकर ऊपर 2, अब हो गया 10 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -7, यहाँ 10 टू पावर +1 है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, दैट इज वी कैन राइट इट एज 1 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो इज 1 माइक्रो इज 10 टू द पावर -6, आंसर इज 1 माइक्रो टेस्ला। 1 इंटू, सॉरी यहाँ 2 प्रेजेंट है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज 2 माइक्रो टेस्ला। इधर 2 था, 4 कैंसिल हुआ है, 4 को 2 से कैंसिल कराए हैं, 2 से यहाँ तो 2 बचा है यहाँ, तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला, दैट इज 2 माइक्रो टेस्ला। आंसर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P along the x axis at position coordinate 1 meter 0 0 each. And direction of magnetic field at point P due to current I moving along z axis is according to right hand thumb rule or right hand palm rule. The current thumb is placed along the current carrying conductor, then the curved finger gives the direction of magnetic field which is inward normal to the plane of paper. और according to right hand thumb rule, thumb को रखेंगे कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है उसके लॉन्ग, और राइट हैंड का जो रिमेनिंग 4 फिंगर्स है उसको उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो ये पाम जो है अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाम पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर और डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज along, it can be taken as y axis because y axis is also perpendicular to mutually perpendicular, y axis is also perpendicular to x and y axis, x and z axis. So direction of magnetic field will along y axis. Direction of B, magnetic field B at point P is along y axis according to right hand rule. Now problem number 3, which is a copper wire of diameter 1.6 mm carries a current of 20 ampere. Find the maximum magnitude of the magnetic field B vector due to this current. एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है दिया हुआ गिवन 1.6 mm, दैट इज, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसका रेडियस निकालना होगा क्योंकि जो डिस्टेंस हम लेंगे, ये तो वायर हालांकि पतला है लेकिन फिर भी डायमीटर है, फिर भी डायमीटर दिया हुआ 1.6 मिलीमीटर, तो कुछ तो थिकनेस होगा ही, तो 1.6 मिलीमीटर है। तो जो डिस्टेंस हमें लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए वह इसके एक्सिस से इसके फेस का, वायर के फेस का डिस्टेंस उसके एक्सिस से लेना होगा, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो R इक्वल्स टू
R इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन 2 मीटर, दैट इज 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर। ये R हो गया यहाँ एक्सिस से, सरफेस से इसके लोअर फेस से एक्सिस का डिस्टेंस, या एक्सिस से लोअर फेस का डिस्टेंस स्मॉल r हो गया। पूरा डायमीटर डिस्टेंस नहीं लेना होगा, एक्सिस से लेना होगा। तो R हो गया 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ करंट थ्रू द वायर इज I इक्वल टू 20 एम्पियर। हालांकि इस करंट जो कॉपर वायर होगा, इसको थिन कॉपर वायर ही ट्रीट करना होगा, लेकिन कुछ डायमीटर है तो उसको डायमीटर दिया है, तो जो डिस्टेंस होगा वह रेडियस वह उसके एक्सिस से उसके सरफेस तक का, वायर के सरफेस तक का डिस्टेंस होगा। तो I इक्वल टू 20 एम्पियर। नाउ यूजिंग द फार्मूला मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस करंट I 20 एम्पियर पासिंग थ्रू द वायर। यूजिंग द फार्मूला वी हैव B इक्वल्स टू दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज μ0 I अपॉन 2π r, जिसका हमने इसके पहले भी यूज किया। यूजिंग द फार्मूला B इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I एट डिस्टेंस r, द डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द वायर, डायमीटर इज गिवन, लेकिन डिस्टेंस जो होगा उसके सरफेस से एक्सिस तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। डिस्टेंस जब भी लेंगे तो एक्सिस से सरफेस तक का, तो B इक्वल टू 2πd 2πr, और μ0 इज परमिबिलिटी कांस्टेंट 4π इंटू 10⁻⁷, करंट इज 20 एम्पियर, 2π एंड डिस्टेंस r इज 0.8 इंटू 10⁻⁻3। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया 2 से, 2 बचा ऊपर में, और यहाँ 0.8 और 20 है, तो 2 से फिर कैंसिल हो गया, ये 0.4 हो गया, 0.8 2 से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 0.8 है तो 0.4 हो गया। अब 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 है तो 200 हो जाएगा, ये 40, दैट इज 50। ये हो गया 50। ये -3 से -7 का -3 पावर कैंसिल हो गया, -4 बचेगा, दैट इज 50 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ एक जीरो है, जीरो मीन्स 5 इंटू 10, यहाँ 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻3, तो 5 इंटू 10⁻⁻3 होगा, बचेगा यहाँ पर टेस्ला आंसर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I इक्वल टू 20 एम्पियर थ्रू द कॉपर वायर of diameter 1.6 millimeter. Now question number 4. A transmission wire carries a current of 100 ampere. What would be the magnetic field be at a point on the road if the wire is 8 meter above the ground? ट्रांसमिशन वायर है, बिजली का तार है, इलेक्ट्रिक वायर है, रोड के ऊपर से पास कर रहा है, और रोड से कितनी ऊंचाई पर है, तार 8 मीटर की हाइट पर है। तो इस वायर AC सपोज किए हैं, इससे I करंट फ्लो कर रहा है A to C 100 एम्पियर, और रोड से 8 मीटर ऊपर है, तो रोड पर जो पॉइंट होगा वह वायर से 8 मीटर नीचे होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ भी वही फार्मूला यूज होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण उसके मैग्नेटिक फील्ड के कोई पॉइंट P पर, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन B इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πd। नाउ I am going to solve it. It is given current through the wire I equals to 100 ampere and distance of height of the wire above the ground, or distance of point P on the road from the wire is r equals to 8 meter। 8 मीटर रोड से 8 मीटर की हाइट पर है वायर, ट्रांसमिशन वायर। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू जो फार्मूला है, यूजिंग द फार्मूला वी हैव B इज टू बी डिटरमाइंड। B का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यूजिंग द फार्मूला B इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2πd। प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है, उसी फार्मूला पर μ0 इक्वल्स टू
permeability constant or permeability of free space is 4 pi into 10 to power minus 7 and current is 100 ampere upon 2 pi and distance d is d, और यहाँ I have taken d can be taken but I have taken it the symbol distance as a small r, so 2 pi into a small r is 8 मीटर. पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हुआ 2 से, ऊपर में 2 बचा और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 8, 8 कैंसिल हो गया 2 से, 4 बचा और यहाँ 4 से 100 कैंसिल हो गया 25 हो जाएगा, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर, अब केवल -7 टेस्ला, और इसको लिखा जा सकता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, दैट इज 2.5 माइक्रो टेस्ला. ये बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द रोड विच इज 8 मीटर बिलो द ट्रांसमिशन लाइन. तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ हो गया 2.5 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला, और उसको लिखा जा सकता है बी इक्वल्स टू 2.5 माइक्रो टेस्ला म्यूटी, और 1 माइक्रो 10 टू पावर -6, 1 मिली 10 टू पावर -3. इसके ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 में 5 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला आया था, तो उसको 5 मिली टेस्ला लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 मिली इक्वल टू 10 टू पावर -3. Now problem number 5, which is a long straight wire carrying current of 1.0 ampere is placed horizontally in a uniform magnetic field B equals to 1.0 into 10 to the power -5 Tesla, pointing vertically upward, which is shown in figure 35E1. Find the magnitude of the resultant magnetic field at the points P and Q, both situated at a distance of 2.0 cm from the wire in the same horizontal plane. यहाँ एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसको हमने शो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उससे करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल आई, उससे करंट स्मॉल आई विच इज़ 1 एम्पियर, आई इक्वल्स 1.0 एम्पियर, डेट इज 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है. प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन ए हॉरिजॉन्टली इसको रखा गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है. इसका स्ट्रेंथ है 1.0 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला, और इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को डॉट दे करके इंसर्किल कर दिया गया है, जिसका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड हो गया. मैग्नेटिक फील्ड को दो ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डॉट से, इंसर्किल डॉट से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए उसका सिंबल इंसर्किल क्रॉस होता है. क्रॉस दे करके इंसर्किल कर देंगे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया टू द प्लेन, और वहाँ डॉट दे करके कर दिया तो इसका मतलब है अपवर्ड, ये अपवर्ड हो गया वर्टिकली अपवर्ड, और क्रॉस दे करके वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये बी को रिप्रेजेंट करने का, मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट करने का 2 सिंबल है. तो यहाँ वर्टिकली अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला. नाउ इट इज़ गिवन. तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, इस वायर से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है, एबव पॉइंट पी है, और इस वायर से 2 सेंटीमीटर डाउन नीचे बिलो पॉइंट क्यू है. दोनों जगह पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. रिजल्टेंट का मतलब करंट से ये स्ट्रेट वायर से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो उससे जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इसके चारों तरफ, मैग्नेटिक में करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ. और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जो है यहाँ पर अप्लाई किया गया है अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में, उसका वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला है. तो दोनों पॉइंट पी और क्यू जो कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, वहाँ पी पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि इस वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, वायर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा गया है. तो इसका भी फील्ड होगा एक्सटर्नल फील्ड, और करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फील्ड सेटअप होगा वो होगा. तो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल r, दैट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 सेंटीमीटर एबव एंड 2 सेंटीमीटर बिलो
above the state wire is म्यू नॉट B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πd। तो पहले हम P पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं, और यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये P पॉइंट पर डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अपवर्ड नॉर्मल होगा, ये अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होगा और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। और यहाँ Q पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वह डाउनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ये डाउनवर्ड होगा, लेकिन ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो यहाँ पर Q पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके कारण तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण डाउनवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, और P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो उस सिचुएशन में P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों का सम हो जाएगा, लेकिन Q पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है अपवर्ड, और यहाँ डाउनवर्ड, इसके कारण करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट हैंड थंब रूल से वह डाउनवर्ड होगा। तो दोनों एक दूसरे का दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर 0 हो जाएगा, और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी अपवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, और इस पॉइंट पर जो होगा ये डाउनवर्ड। थंब को इसके अंदर कंडक्टर के लॉन्ग रखेंगे तो कर्व फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा, या राइट हैंड थंब रूल इसको रखेंगे। फर्स्ट थंब को इसके लॉन्ग, कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है उसके लॉन्ग, और जो फिंगर से वो पॉइंट करेगा जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक कैलकुलेट करना है। तो पाम जो है, ये पाम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो पाम जो है अंदर की तरफ है तो इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा नीचे की ओर, और यहाँ पर जो है आउटवर्ड नॉर्मल होगा। थंब रूल, ये थंब को इसके लॉन्ग रखे, कर्व फिंगर जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए अपवर्ड नॉर्मल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इट इज़ गिवन B इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻5 टेस्ला है, और करंट है I थ्रू द कंडक्टर 1 एम्पियर। अब एट पॉइंट P पर हम निकाल लेते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। डिस्टेंस जो है R इज 2 सेंटीमीटर, P पॉइंट का भी है और 2 सेंटीमीटर इस वायर से नीचे बिलो जो पॉइंट है Q उसका भी डिस्टेंस है। R इक्वल टू 2 cm, और यहाँ भी R इक्वल टू 2 cm। तो 2 cm इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द फार्मूला, पहले P पॉइंट पर, एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू करंट 1 एम्पियर पासिंग थ्रू द वायर इज, करंट I इज 1 एम्पियर, स्मॉल I दिया है 1 एम्पियर। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट 4π × 10⁻⁻7, और करंट थ्रू द वायर इज 4π × 10⁻⁻7, और I इज करंट I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2π, R इज 2 cm, दैट इज 2 × 10⁻² मीटर। पाई से पाई कैंसिल, 4 2 से कैंसिल होकर के ऊपर 2 बचेगा, और यहाँ -2 और यहाँ -7 है, तो -7 का -2 पावर नीचे डिनोमिनेटर में -2 से कैंसिल हो गया, 10⁻² से बचा 10⁻5, तो और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी फील्ड उतना ही आ गया 1 × 10⁻5 टेस्ला। और इसका डायरेक्शन B का जो होगा अपवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब, अपवर्ड नॉर्मल होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ डॉट दे करके इंसर्किल है, डॉट दे के इंसर्किल मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो अपवर्ड नॉर्मल ही होगा। तो डायरेक्शन ऑफ B एट पॉइंट P, डायरेक्शन ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P इज अपवर्ड नॉर्मल, पॉइंट P इज अपवर्ड नॉर्मल to the plane of the conductor wire, upward normal direction में। डायरेक्शन ऑफ B at point P is in upward normal direction, ऊपर की तरफ। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि कंडक्टर रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो भी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अपवर्ड नॉर्मल ही है। दोनों का सम अप हो जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सम हो जाएगा। पॉइंट P पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 1 × 10⁻5 टेस्ला, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है जिसमें कि वो भी अपवर्ड नॉर्मल ही है, तो वो भी 1 × 10⁻5 टेस्ला, दोनों सम अप हो जाएगा।
hence the resultant magnetic field at point P is hence the resultant magnetic field at point P is B at P, यहाँ सफिक्स में P दे देता हूँ, B at P मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, दोनों के कारण B जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B1 और ये B2 दोनों सेम आ गया, दैट इज B1 प्लस B2 दोनों सम अप हो जाएगा। B1 ये दिया है B इक्वल्स टू B1 जो मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड नॉर्मल दिया है उसको हम B1 सपोज कर लेते हैं, और B2 आ गया इसके कारण, कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण B2, दैट इज दोनों सेम है 1 × 10⁻⁵ टेस्ला प्लस 1 × 10⁻⁵ टेस्ला दोनों सम अप हो गया, सेम करंट है तो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। दिस इज द आंसर, resultant magnetic field at point P. Now the resultant magnetic field at point Q. Now the resultant magnetic field at point Q, which is below to that of the current carrying wire, below to the wire, below to the wire is, अब यहाँ B at Q इक्वल्स टू, अब ये तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कि जो दिया है अपवार्ड नॉर्मल, उसमें कंडक्टर को रखा गया है तो अपवार्ड डायरेक्शन में है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B को हम B1 सपोज कर लें। लेकिन Q पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अभी हमने बतलाया Q पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा राइट हैंड पाम रूल से भी या राइट हैंड थंब रूल से भी, थंब को रखेंगे करंट के अलॉन्ग, कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अलॉन्ग, और कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा, तो कर्ल फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, या पाम रूल से भी थंब को रखेंगे करंट के अलॉन्ग, और जो पॉइंट्स है रिमेनिंग जो फिंगर्स है वह पॉइंट करेगा, वह उस पॉइंट को के डायरेक्शन में होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये तो पाम जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, तो पाम नीचे की ओर है, अंदर की तरफ है, इसलिए इनवर्ड नॉर्मल होगा राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड पाम रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन Q पॉइंट पर जो होगा वह अंदर की तरफ होगा, देयरफॉर, और उसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम B1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऊपर इस वायर के ऊपर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ भी उतना ही होगा, B2 क्या होगा μ0I/2πd, तो वहाँ भी सेम वैल्यू होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, ये B = B2 हो गया, B = B2, और यहाँ भी B2 डैश अगर मान लें Q पॉइंट पर, तो उसका B2 डैश का भी वैल्यू उतना ही होगा, सेम फार्मूला μ0I/2πr, तार फिर 2 ही सेंटीमीटर पर है, नीचे है इस वायर से, उतना ही वैल्यू होगा, कितना 1 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये B2 मीन्स B2 डैश हो गया, जो कि Q पॉइंट पर, वायर के नीचे Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, और B1 का वैल्यू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड है, माइनस इसलिए किया कि दोनों का डायरेक्शन ये जो है इसके कारण कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, तो उसके कारण Q पॉइंट पर जो बिलो पॉइंट है वायर से, उस वहाँ पर Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, लेकिन जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है अपवार्ड है, इंटू 10⁻⁵ -1.5 × 10⁻⁵ दैट इज 0। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इज 0 बिकॉज B2 डैश इज इक्वल टू B2। B2 डैश जो है वह B2 है, B2 का किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, P पॉइंट पर, जो कि वायर से ऊपर है, और ये भी इतना है, यह 1 × 10⁻⁵ टेस्ला, यूजिंग द सेम फार्मूला μ0I/2πr। Now question number 6, a long straight wire of radius small r carries a current small I and is placed horizontally in uniform magnetic field B, which is the external magnetic field pointing vertically upward, और external magnetic field B का डायरेक्शन
वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन, इंटायर क्रॉस सेक्शन से उस वायर के हर जगह सरफेस में, इंटीरियर में, अपर सरफेस से लोअर सरफेस से करंट जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज करंट स्मॉल आई। what at what points will be the resultant magnetic field have maximum amplitude, what will be the maximum magnitude कितना होगा, and b what will be the minimum magnitude of the resultant magnetic field। तो कंडक्टर से कोई करंट फ्लो कराएंगे तो उसके कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, यहाँ कंडक्टर वायर जो है पतला है, लेकिन चूँकि वायर में रेडियस भी दिया है, स्ट्रेट वायर है तो कुछ थिकनेस होगा। तो ये ढंग का वायर हम सपोज करते हैं, ये वायर सिलिंड्रिकल शेप का, रेडियस आर है तो ये रेडियस दिखाना होगा इसके, और कंडक्टर से करंट आई फ्लो कर रहा है थ्रू आउट, कहीं भी बीच मिडल पार्ट से अपर सरफेस से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करंट है, तो करंट आई है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के किसी पॉइंट पर जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और नीचे के पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अभी पहले हमने बतलाया। और यहाँ ये रेडियस है आर, करंट फ्लो कर रहा है, इंटायर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये रेडियस आर है। तो यहाँ जो करंट होगा इसके अपर सरफेस पर, यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल टू द अपवर्ड नॉर्मल, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, बी वेक्टर है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, कहीं भी अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, ऊपर चाहे नीचे, वायर के ऊपर या नीचे कहीं भी उसको करेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्टेड अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल इनसर्किल्ड डॉट। मैग्नेटिक फील्ड जब अपवर्ड नॉर्मल होता है या आउटवर्ड नॉर्मल होता है तो डॉट दे करके उसको सर्किल के अंदर कर देते हैं, जिसको इनसर्किल्ड डॉट कहा जा सकता है। तो ये बी का डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। और वायर को जो है, ये इस वायर को पतला वायर है, लेकिन हमने चूँकि रेडियस है तो इसको थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप का मान लिया है, जिससे कि रेडियस रिप्रेजेंट कर सकें। तो कहने का मतलब जब कंडक्टर से करंट आई फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, तो इसके ऊपर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो इसके सरफेस पर जो है, इसके लेफ्ट साइड में इसके सरफेस पर जो है, अपर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी और इस करंट कैरिंग इसके कंडक्टर से होकर जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो बीच में कहीं भी किसी भी क्रॉस सेक्शन से करंट जो होगा वो सेम करंट होगा, आई ही होगा। तो हम करंट जो है उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आई कंडक्टर से करंट के कारण फ्लो करने के कारण। तो ये पार्ट का आंसर कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अपर सरफेस पर लेफ्ट साइड में, उसके सरफेस पर सबसे मैक्सिमम होगा। यहाँ पॉइंट पी दिखाया है जो लेफ्ट साइड में, वायर के लेफ्ट साइड में उसके सरफेस पर पॉइंट पी है, एट पॉइंट पी on the left upper surface, upper face or surface of the wire, the resultant magnetic field have maximum amplitude। क्यों कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जो है, जिसको इनसर्किल डॉट से दिखाया गया है, ये भी डायरेक्टेड अपवर्ड नॉर्मल है, और यहाँ पर भी करंट आई फ्लो करेगा तो ऊपर के किसी अपवर्ड, माने इसके ऊपर कहीं से भी करंट अगर सपोज करते हैं, यहाँ से भी करें, तो कहने का मतलब है कंडक्टर से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो मान लिया कि इसके बीच का पार्ट एक्सिस से होकर करंट आई हम सपोज करते हैं, तो वायर चूँकि पतला है, सुविधा के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप का मोटा दिखाए हैं, चूँकि रेडियस भी दिया हुआ है, तो इसके कारण ऊपर किसी पॉइंट होगा इस वायर से, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा राइट हैंड थंब रूल से। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएगा, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 2 पाई आई बाई ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका। द रिजल्टेंट एट पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट पी ले लेते हैं से, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड
resultant magnetic field have the maximum amplitude. Magnetic field, resultant magnetic field has maximum amplitude. ऊपर ही पॉइंट, लेफ्ट साइड में कहीं भी पॉइंट होगा सरफेस पर, तो हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अपर सरफेस, वायर के अपर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा. एंड कितना मैग्नीट्यूड होगा ये निकालना है. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मैक्स इक्वल्स टू बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है प्लस, अब कंडक्टर से करंट कैरिंग कंडक्टर से आई करंट फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये डिस्टेंस है एक्सिस से अपर सरफेस के, वायर के अपर सरफेस का, जो कि रेडियस भी वायर का है. तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, क्योंकि ऊपर जो है वायर के माने अपवर्ड डायरेक्शन में जो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें कि कंडक्टर को रखा गया है, करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है. और करंट जब फ्लो करेगा तो ऊपर के किसी पॉइंट पे सरफेस के अबव किसी पॉइंट पर या उसके एक्सेस से अबव किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. जबकि इसके नीचे कंडक्टर के नीचे कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पर हमने ये कंडक्टर है, इसके क्रॉस जो है हमने एक इमेजनरी सिलेंडर सपोज कर लिया, इसलिए कि वायर का रेडियस भी शो करना है, तो आर डिस्टेंस पर इसका रेडियस होगा. और बीच के एक्सिस को हम मान लिए कि क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इस सिलिंडर वायर से, तो कहीं भी करंट का डायरेक्शन सेम है, तो मान लिया कि बीच में ही वायर इसके एक्सिस पर है, तो थिन वायर है, तो उससे करंट आई है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर के किसी पॉइंट पर, मान लिया आर डिस्टेंस पर पॉइंट है जिसका रेडियस भी आर है, तो आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसके सरफेस पर. तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया. और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो मिनिमम वैल्यू नीचे कोई पॉइंट होगा इस वायर के करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा. और वह वैल्यू क्या होगा? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. तो नीचे कोई पॉइंट होगा एक्सिस के किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा, जो कि मिनिमम वैल्यू होगा. अब अगर आर का वैल्यू 2 पाई आई बाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी लेते हैं, तो आर का वैल्यू, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी अगर लिया जाता है तो बी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ आर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहाँ भी बी माइनस बी 0 हो जाएगा. तो आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, या आर इज लेस दैन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा. तो अगर आर का वैल्यू ज़्यादा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी से, तो उस सिचुएशन में आर का वैल्यू ज़्यादा है, लार्ज है आर, तो कहने का मतलब है ये जो फैक्टर है म्यू नॉट स्मॉल होगा, तब जो है स्मॉल का मतलब है कि ये निगेटिव हो जाएगा, तब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी से वैल्यू घट करके निगेटिव माइनस हो जाएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा. और ऐसे आर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी लें, या आर इज लेस दैन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, दोनों में के केस में मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा. Now in part B we have to obtain minimum value of the resultant magnetic field. Minimum value of the resultant magnetic field. और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का तब होगा जब कंडक्टर से होकर के करंट जो फ्लो करेगा, तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है,
कहीं भी थ्रो आउट ऊपर या नीचे वायर के, तो इसके कारण करंट आई फ्लो करेगा। तो इसके ये पॉइंट जो होगा, कहने का मतलब वो जो पॉइंट लेना होगा, आर डिस्टेंस पर पॉइंट है, आर डिस्टेंस, तो वो पॉइंट नीचे लेना होगा, वो पॉइंट नीचे लेना होगा कहीं, चूँकि नीचे करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह डाउनवर्ड नॉर्मल होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अपवर्ड नॉर्मल है। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा तो नीचे होगा। अब आर इक्वल टू कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो लिख सकते हैं, वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसको। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डाउनवर्ड नीचे किसी पॉइंट पर, उसके सरफेस, वायर के सरफेस के नीचे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पी, तो वहाँ रिजल्टेंट फील्ड जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा, और वह वैल्यू होगा बी मीन, बी द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम इक्वल्स टू बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड नॉर्मल, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, बी डायरेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, vertical normal in upward normal direction to the plane of the current carrying wire। तो बी ऊपर की ओर है, और इसके कारण आई करंट के कारण जो फ्लो करेगा थे हॉरिजॉन्टल, जो वायर है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जब नीचे कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर, वहाँ ये पॉइंट क्यू हम सपोज करते हैं, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे जो किसी नीचे पॉइंट कोई क्यू है वायर से नीचे, इसके पहले भी प्रॉब्लम में देखा, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड नॉर्मल होगा। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड नॉर्मल, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग कंडक्टर आई करंट के कारण आर डिस्टेंस पर, तो वह डाउनवर्ड नॉर्मल होगा। तो रिजल्टेंट जो है माइनस करना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये कब होगा मिनिमम, जब आर when r is greater than म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। ये r का जो वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, अगर यहाँ हम रखते हैं r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, खाली नीचे b ऊपर चला जाएगा, तो केवल b बचेगा। तो इधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b माइनस ये भी b हो जाएगा, अगर r यहाँ पर पुट करते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई b, तो बाकी टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल b बचेगा, नीचे में ऊपर चला जाएगा b, तो b माइनस b दैट इज 0। तो इन दैट केस b इक्वल्स टू 0। ऑल्सो इफ़ r इज लेस दैन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, आर का वैल्यू अगर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी से छोटा भी होगा, स्मॉलर भी होगा, तो बी का वैल्यू उस सिचुएशन में लार्ज हो जाएगा। तो फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी माइनस ये जो वैल्यू होगा आर इज लेस देन, ये नियरली इक्वल टू बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि वैल्यू लार्ज होगा। और कम वैल्यू के लिए चाहिए कि ये वैल्यू अगर आर ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा है, तो ये वैल्यू जो होगा क्या होगा, ये वैल्यू स्मॉल होगा, ये वैल्यू डिक्रीज करेगा उस सिचुएशन में, तब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह मिनिमम होगा बी माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो या तो आर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी हो, और नहीं तो आर अगर स्मॉलर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी से, तो उस सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड नियरली इक्वल टू 0 होगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी मीन इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड due to magnetic field at a point below the current carrying conductor at distance small r, in which current I flows. This is the solution of this problem. Now question number 7 of the book Concept of Physics, chapter 35, which is part 1. And it is the last problem of this part. The problem is a long straight wire carrying a current of 30 ampere is placed in an external magnetic field of 4 into 10 to the power minus 4 Tesla parallel to the current. Magnetic field 4 into 10 to the power minus 4 Tesla है जो parallel to the current
है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। वायर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है 30 एम्पियर, और मान लिया कि पॉइंट यहाँ से इससे वायर से 2 सेंटीमीटर अवे है, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ हमें। तो कंडक्टर करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा P पॉइंट पर, और P पॉइंट जो है कितने डिस्टेंस पर है, P पॉइंट 2 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 2 cm, R इक्वल्स टू 2 cm है। ये कंडक्टर है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और राइट हैंड थंब रूल से इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब को रखेंगे करंट के अलोंग, वायर के अलोंग जिससे करंट फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, तो कर्व फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल से, या राइट हैंड पाम रूल से भी। पाम अंदर की ओर जा रहा है जब थंब को इसके अलोंग रखेंगे, और जो रिमेनिंग फिंगर्स है उसको उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पाम अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डाउनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के अलोंग रखा रहती है, करंट के अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है भी 4 × 10⁻⁴ टेस्ला पैरेलल टू द करंट, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखा दिए पैरेलल टू द करंट, ये B है। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मान लेते हैं B1। कंडक्टर से माने वायर से, स्ट्रेट वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है 30 एम्पियर, तो उससे उस वायर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर नीचे दिखाए हैं वो डिस्टेंस नीचे लिया गया है पॉइंट P, वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड नॉर्मल होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगा, ये इसको हम सपोज करते हैं B1, और ये मैग्नेटिक फील्ड B है, इसको हम ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को B1 सपोज करते हैं, इसको B2 वेक्टर डाउनवर्ड नॉर्मल है, ये करंट के डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वायर रखा है उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम करंट के डायरेक्शन के अलोंग। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह ये, इसका मतलब है कि B1 और B2 का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह ये इस डायरेक्शन में होगा। इसके अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म कर लें तो रेक्टेंगल के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन। तो ये B रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो जाएगा, B डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसका हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, रूट अंडर B1 का B वेक्टर का मॉड रूट अंडर B1 मॉड स्क्वायर B2 मॉड स्क्वायर प्लस 2B1 B2, और दोनों B1 B2 जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है करंट के कंडक्टर के अलोंग, मतलब कंडक्टर से करंट फ्लो करता है उसके अलोंग, और वायर से स्ट्रेट वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो दोनों एक दूसरे से 90 पर है, एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट हो जाएगा B1 B का मॉड इक्वल टू रूट अंडर B1 मॉड स्क्वायर प्लस B2 में मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो केवल B इक्वल टू, सो इट इज़ गिवन, सो B इक्वल टू रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B1 स्क्वायर, तो B1 का वैल्यू कितना हो गया, B1 का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब हम B2 निकाल लें, करंट ये कंडक्टर से ये करंट I 30 एम्पियर है, तो B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, या और 2 सेंटीमीटर बिलो यहाँ लिए हैं पॉइंट P, बिलो द लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज B2 इक्वल्स टू μ0 I/2πr, और μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और करंट I इक्वल्स टू 30 एम्पियर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई R इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻⁻² मीटर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 2 से कैंसिल हो गया, 2 पर बचा, और यहाँ 2 से 15, ये 15 30 कैंसिल हो गया 2 से 15, दैट इज, और -2 और ऊपर -7 पावर है, 10⁻², 10⁻7, तो 10⁻5 न्यूमरेटर में बचा,
तो 15 इंटू 2 दैट इज 30 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यहाँ जीरो है, 30 है, 30, तो जीरो से इसका एक -⁻⁻5 का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन इसका हो जाएगा जो दिखाया गया है, परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल B1 इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू B1। अब इसका हम रिजल्टेंट निकाल लें। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, उस पॉइंट पर 2 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज रिजल्टेंट, देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P therefore the resultant magnetic field at point P is B1 and B2 both are perpendicular. B1 is the external magnetic field and B2 is the magnetic field due to the current due to the long current carrying a straight wire at distance 2 centimeter, that is 2 centimeter. I have taken 2 centimeter point P below 2 centimeter from the straight wire. तो B2 मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण है, जिससे करंट 30 एम्पियर का फ्लो कर रहा है और 2 सेंटीमीटर नीचे है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लिया। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वह होगा √B1 मॉड स्क्वायर प्लस B2 मॉड स्क्वायर, क्योंकि दोनों B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर B मॉड इज therefore magnitude of the resultant magnetic field at point P is therefore the magnitude of resultant magnetic field at point P is B equals to B vector resultant magnetic field है उसका मॉड ले लिए √B1 स्क्वायर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग अ स्टेट कंडक्टर। B1 इज गिवन 4 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर प्लस B2 इज गिवन, B2 is I have calculated B2 magnetic field due to the current carrying long straight wire, magnetic field at distance 2 centimeter due to from the current carrying a straight wire in which 30 ampere current flows। 30 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से, और इससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लिए हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन B2 = μ0I/2πr, और जो भी वैल्यू दिया है करंट का वैल्यू 30 है, R 2 सेंटीमीटर है, μ0 4π × 10⁻⁻7 सब वैल्यू पुट कर दिया तो आया वैल्यू B2 का जो वैल्यू आया लॉन्ग स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करने 30 एम्पियर फ्लो करने जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण उससे लॉन्ग स्ट्रेट वायर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट P लिए हैं उस वायर के नीचे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, वैल्यू आ गया 3 × 10⁻⁻4। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाज 4 × 10⁻⁻4, ये हो गया 3 × 10⁻⁻4 स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल 90 है तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगा, 2B1 B2 cos 90, तो केवल यही 2 टर्म रहेगा। और ये हो गया 16 × 10⁻⁸, ये हो गया 10⁻⁴ स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा अंदर में 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, और 10⁻⁻4 स्क्वायर इस फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो 10⁻⁴ स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो 10⁻⁴ होगा, स्क्वायर जो होगा रूट से कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा 16 + 9 √25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, देयरफॉर द आंसर इज 25 का स्क्वायर रूट 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ये हो गया, ये पहले का वैल्यू है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। दिस इज द आंसर। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, जिसमें चैप्टर 35 का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, उसका प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 7 तक सॉल्व किया। अब इसके आगे प्रॉब्लम नंबर 8 से और आगे जो प्रॉब्लम्स है उसको अगले पार्ट्स में मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।